Hello everyone, welcome to our today's class. Today we are studying chapter 5 from NCERT book AP Arithmetic Progression. Arithmetic Progression. आप सब जानते हैं ये जो एलजेब्रा के चैप्टर हैं, एलजेब्रा जो हमारे चाहे सीबीएसई है आपके पास या आरबीएसई है, दोनों के अंदर 20 मार्क्स के वेटेज रखते हैं। यूनिट जो एलजेब्रा यूनिट है उसके अंदर आपके पास चैप्टर हैं, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ये 4 चैप्टर आएंगे जिसकी वेटेज है आपके पास 20 मार्क्स की। आज हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो भी थ्योरी हो सकती है, यानी उसकी इंट्रोडक्शन फॉर्मूला, जो भी उसमें फॉर्मूलाज हो सकते हैं या जो भी कंसेप्ट उसमें हो सकते हैं, उनको सभी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड के एग्जाम होंगे सीबीएसई के, तो उसमें आपके पास 5 मार्क्स तक की वेटेज ये रखता है। और 5 मार्क्स में आपके पास एक तो आएगा एमसीक्यूज, 1 एमसीक्यूज, एंड 4 मार्क्स की आपके पास आएगी केस स्टडी, है ना। केस स्टडी में आपको पता है 3 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स और एक होता है 2 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको चॉइस मिलती है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आज की इस क्लास में हम ये पूरे क्वेश्चन जो है, ये पूरा कंसेप्ट अर्थमेटिक का हम समझेंगे और फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे पीवाई क्यूज बोथ, है ना, बेसिक एंड स्टैंडर्ड, दोनों के हम पीवाई क्यूज करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हम इसका में क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ डेफिनेशन, फॉर्मूला कैसे बने हैं उन फॉर्मूला के बारे में। आज की क्लास का एजेंडा हमारा रहेगा डेफिनेशंस ऑफ सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन, यानी तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन के अंदर, और उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनको डिफाइन कैसे किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम कुछ फॉर्मूलाज भी ड्राइव करेंगे nth टर्म के लिए, है ना, सम ऑफ टर्म्स के लिए, है ना, जैसे फर्स्ट फर्स्ट टर्म्स का सम भी हम फाइंड करने के लिए उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे एक दो, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हो सका तो साथ में एग्जांपल हम करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके पीवाई क्यूज करेंगे। उसमें आपके पास पीवाई क्यूज बोथ एमसीक्यूज और आपके पास जो भी लॉन्ग क्वेश्चन और ये केस स्टडी आते हैं, और पीवाई क्यूज जो होंगे वो आपके पास 2025 एग्जाम के हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसको, आपके पास सबसे फर्स्ट आता है सीक्वेंस। प्रोग्रेशन को समझने से पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है या सीरीज क्या होती है, फिर आएगी प्रोग्रेशन क्या होती है, और फिर आपके पास आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते हैं, वो क्या होते हैं। एपी बेसिकली, एपी अकेली नहीं होती है, आपने जीपी के बारे में सुना होगा या आपने एचपी के बारे में भी सुना होगा, ये सारी ही प्रोग्रेशन है। ठीक है, इनको अभी हम समझेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। सबसे पहले आपके पास सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ए सीक्वेंस इज ए ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कोई नंबर्स होंगे ऑर्डर के अंदर, ध्यान रखना, और उनकी लिस्ट होगी। ठीक है ना, नंबर्स की लिस्ट होगी, दैट फॉलोज ए स्पेसिफिक रूल, जो एक स्पेसिफिक रूल को क्या करेंगे आपके पास यहाँ पे फॉलो करेंगे। जैसे आपने बहुत सारे नंबर पढ़े, फॉर एग्जांपल इसको समझना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपने पढ़े, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन। तो आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में डिफरेंस आपके पास क्या रहेगा, 1 का, है ना। प्रीसीडिंग नेचुरल नंबर के अंदर, प्रीसीडिंग नंबर के अंदर अगर हमने 1 ऐड किया तो आपके पास सक्सेसर जो है उसका मिलेगा 2। 2 में आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3, 3 में हमने 1 ऐड किया तो आपके पास 4, 4 में ऐड 1 किया तो आपके पास 5, ऐसे ये जा रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक रूल हो गया
भी जो भी आपके पास प्रेसिडिंग टर्म है ना, जैसे आपके पास A1 है तो A2 जो सेकंड टर्म है मैं उसको A2 लिख रहा हूँ, तो A2 जब निकालोगे तो आप A1 में ऐड कर दोगे 1। जैसे आप A3 फाइंड करोगे तो A3 के लिए आप A2 में 1 ऐड कर दोगे। ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास 1 का रहेगा। तो ये एक स्पेसिफिक रूल हो गया जो फॉलो कर रही है नंबर ऑफ लिस्ट जो ऑर्डर्ड में है, एक ऑर्डर के अंदर है 1 2 3 4, ऐसा नहीं है, मिक्सअप नहीं है सबका, ठीक है। तो आपके पास एक सीक्वेंस क्या होता है, एक बार आप फिर से देखना। A sequence is an ordered list of numbers that follows a specific rule। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी का पार्ट है, आप फॉर्मूले कंपाइल कर लेना, बाकी चीजें आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज। ए सीरीज इज ए सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस जो होता है आपके पास, जैसे अभी हमने समझा, एक सीक्वेंस जो होगा यानी ऑर्डर लिस्ट होगी नंबर्स की, उसका सम अगर आप करोगे, उसकी टर्म्स का सम अगर आप करोगे तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। टर्म्स का यहाँ पे मतलब है, जैसे हमने अभी लिखा नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये सारी की सारी इसमें टर्म्स हैं। ऑल दीज आर टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे काफी सारी टर्म है। तो हम कह देते हैं लास्ट में आपके पास जो टर्म आएगी ऐसे चलते चलते वो कौन सी आएगी, तो n आएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? इन सब का अगर आप सम करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोल देंगे, या सम को, इन सभी के सीक्वेंस के सम को हम सीरीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन हमारे पास प्रोग्रेशन की। सो प्रोग्रेशन ए प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। बेसिकली एक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक सीक्वेंस ही होता है हमारे पास, whose nth टर्म, जिसकी nth टर्म का मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे आप टर्म्स लिख रहे हो A1 पहले टर्म, जैसे यहाँ पे 1 है तो उसको A1 बोला, A2 2 नंबर जो सेकंड टर्म आ रही है वो A2 है ना, फिर A3 A4 A5, ऐसे आपके पास हम चलते जाएंगे तो लास्ट में जो टर्म आएगी उसको AN टर्म बोलते हैं। तो कह रहा है ए प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस whose nth टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए फॉर्मूला। अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म को किसी फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर पाए या एक्सप्रेस कर पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रोग्रेशन बोलेंगे। आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर है, हम आगे जैसे भी इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ये डेफिनेशन लिखी तो यहाँ पे जो AN आ रहा है इसको हम nth टर्म बोलते हैं, यानी n नंबर की टर्म, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर पाए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस, तो ये जो सीक्वेंस है वो एक प्रोग्रेशन हो जाएगा। प्रोग्रेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी देखते हैं। when the difference between consecutive terms, consecutive का मतलब यहाँ पे होता है लगातार, आपको ये पता है, when the difference between consecutive terms of a progression is constant, यानी डिफरेंस जो होगा उनके बीच में वो आपके पास कांस्टेंट रहे, इट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिखा 2 4 6 8 10 12 so on, any two consecutive terms, आप कोई भी दो consecutive terms ले लो, मैंने जैसे ये ली, आप कह सकते थे 4 और 6 या 6 और 8, कोई भी आप टर्म्स कह सकते थे, उनका डिफरेंस आप चेक करो, तो डिफरेंस चेक करोगे तो इनका डिफरेंस है 2। ऐसे यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंस कितना है, 4 और 6 का 2, 6 और 8 का भी 2, 10 और 12 का भी 2। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव जो आपके पास टर्म्स होगी उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो, कांस्टेंट हो, किसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी चेंज नहीं हो, जो हमेशा फिक्स रहे। जैसे आपके पास एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP बोलेंगे। तो आपके पास ये सीक्वेंस एक AP बनाएगा, ये एक AP हो गई। बेसिकली आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स जो होते हैं वो एक क्या होता है आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इवन नंबर का जो सीक्वेंस होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। सेम नेचुरल नंबर में भी होता है आपके पास, सेम आपके पास ओड नंबर में भी होता है, ठीक है ना। ये सारी के सारे क्या है, AP में आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं।
ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एन एपी, एपी की डेफिनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे आपके पास एपी की डेफिनेशन देखने के लिए देखना, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक सीक्वेंस ही होता है, इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट, यानी फर्स्ट टर्म के बाद जो भी टर्म्स आपके पास आ रही है, इज ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब हो गया मिले, हमें प्राप्त की जाए, बाय एडिंग ए कांस्टेंट, उनमें एक कांस्टेंट डिफरेंस जिसको हम डी बोलेंगे, कांस्टेंट डिफरेंस को ऐड करके हमें मिले, ऑब्टेन हो बाय प्रोसीडिंग टू द प्रोसीडिंग टर्म, प्रोसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने सीक्वेंस लिखा था 2 4 6, तो मैं फर्स्ट टर्म आपके पास आती है, तो फर्स्ट टर्म के बाद आफ्टर द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के बाद ऑब्टेन बाय एडिंग ए कांस्टेंट डिफरेंस डी, देखो टू द प्रोसीडिंग टर्म। अब नेक्स्ट टर्म हमें ये 4 चाहिए, अगर 4 चाहिए तो इसकी प्रोसीडिंग टर्म होगी आपके पास 2, और 2 के अंदर हमने एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया 2, तो आपके पास 4 आया। 4 की नेक्स्ट टर्म सक्सेसर जो टर्म है वो 6 है, तो 6 की प्रोसीडिंग टर्म के अंदर अगर आप एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे, तो कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने 2, तो आपके पास 6 आ गया। नेक्स्ट 6 का सक्सेसर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 6 के अंदर 2 ऐड कर दोगे तो आपके पास 8 आएगा। सेम ऐसे 2 ऐड किया तो 10, तो इस सीक्वेंस की आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी, और ये आपके पास ऐसा जो सीक्वेंस होता है जिसमें डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना आपको क्लियर होगा, सिंपल सिंपल मैंने बात बताई, आप इसमें देख सकते हो जैसे 1 3 5 7 9, कोई भी जो सीक्वेंस आपको लगे, 5 10 15 है ना, 20 25, कोई भी सीक्वेंस आप लिख सकते हो। ध्यान रखना प्राइम नंबर्स का जो सीक्वेंस होता है वो इसमें नहीं आता। जैसे प्राइम नंबर्स आप लिखते हो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, आफ्टर 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये कोई भी आपके पास सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, इनका जो है आपके पास डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। जैसे फर्स्ट दो टर्म्स का डिफरेंस आपके पास 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, तो वेरी कर रहा है ये। तो प्राइम नंबर्स जो है वो एक सीक्वेंस नहीं बनाते, यहाँ पे ये आप ध्यान रखना, ये एक सीक्वेंस नहीं बनाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? एक एग्जांपल मैं यहाँ पे रहने देता हूँ और फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सिंपल बात, ये डेफिनेशन आपको नोट वगैरह नहीं करनी है, आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में भी मेरे को प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताओ या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताओ, कोई नहीं पूछेगा। आपसे एग्जाम में पूछेंगे क्या, वो चीजें यहाँ से शुरू होगी। जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, आप हर एक इक्वेशन के, जैसे आपने अगर चैप्टर 2 को थोड़ा सा पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल, तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा 3 पढ़ा होगा या आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो हमने उसमें लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। जैसे चैप्टर 4 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको जर्नल फॉर्म भी आप बोल सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। ऐसे ही आपके पास जैसे ये है, ऐसे ही आपके पास एपी की भी एक क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, एक एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको ऐसे लिखते हैं। लेट सपोज करो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म थी ये फिक्स है, हम कहते हैं फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए वन, फर्स्ट टर्म को मैं ए वन लिख रहा हूँ, जिसको मैंने क्या लिखा, ए लिख दिया। सपोज करो जैसे यहाँ पे आपने 2 लिखा है, वैसे यहाँ पे ए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट टर्म आप निकालोगे A2, तो देखो A2 ये जो सेकंड टर्म निकाली है, तो आपने फर्स्ट टर्म के अंदर कुछ ना कुछ नंबर ऐड किया है, क्या, कांस्टेंट डिफरेंस, और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 जो टर्म है, A1, उसमें अगर आप डी ऐड कर दोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। और मुझे बताओ A1 जो टर्म थी वो आपके पास A है क्या, तो A1 की जगह अगर मैं A रिप्लेस करूंगा तो सेकंड टर्म होगी A प्लस डी। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई है क्या? पेशेंस रखना, साथ साथ चीजों को समझते जाना, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट आपको कह रहा है A3, जैसे आपको टर्म निकालनी है, तो देखो A3 टर्म यहाँ पे 6 है,
तो 6 टर्म हमें कैसे मिली थी, तो हमने सेकेंड टर्म के अंदर 2 ऐड कर दिया था। सेकेंड टर्म में क्या ऐड किया था हमने, 2। तो सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, A2, और A2 में वापस वो कॉन्स्टेंट टर्म ऐड कर देंगे, तो कॉन्स्टेंट को D बोलते हैं हम। तो सेकेंड टर्म है हमारे पास A प्लस डी, और इसमें हमने D और ऐड कर दिया। देखो सेकेंड टर्म ये रही A प्लस डी, और उसमें हमने D और ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या A प्लस 2D बन गया। क्या ये बात समझ में आई क्या थर्ड टर्म के। सेम काम हम क्या करेंगे, ए फोर टर्म निकालनी हमें, तो हम A3 के अंदर D ऐड कर देंगे। तो आप कहोगे A3 हमारे पास है A प्लस 2D, और इसमें हमने D यानी कॉमन डिफरेंस जो ऐड किया, तो आपके पास A प्लस 3D हो गया क्या ये। तो ये आपके पास टर्म बन गई फोर्थ। तो आप अगर एक पैटर्न को समझ पा रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे हम A1 टर्म निकाल रहे थे, तो हमने लिखा A प्लस 0D। क्या लिखा हमने, A प्लस 0D, तो 0D माइनस हुआ, यानी A जितनी नंबर की टर्म निकाल रहे हैं, यहाँ पे 1 टर्म निकाल रहे थे, तो 1 से 1 माइनस कर दिया तो 0, तो आपके पास सिर्फ A ही आया। ठीक है, सेकंड नंबर की टर्म निकाल रहे थे, तो सेकंड नंबर की टर्म में 2 में से हमने 1 माइनस किया, तो A फर्स्ट टर्म तो आती है, उसके साथ में आपके पास 1 टाइम D आया। थर्ड टर्म अगर हम निकाल रहे थे, तो थर्ड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म तो हमने लिखी, और 3 में से 1 माइनस करके 2D लिख दिया। फोर्थ टर्म हम निकाल रहे हैं, तो फोर्थ टर्म के लिए हमने क्या किया, ए फर्स्ट टर्म, इसमें ऐड कर दिया हमने फोर्थ में से 1 माइनस करके, तो 3D। ऐसे ही देखो सेम, अब हमारे पास एक पैटर्न बन गया। ये पैटर्न क्या बना आपके पास, लाइक A5 अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, A तो आपके पास आएगा ही, और आप 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4D आ जाएगा इसके साथ में। लाइक मुझे A6 चाहिए, तो A6 अगर मैं निकालूंगा तो A प्लस 5D। क्या ये पैटर्न समझ में आया क्या, यही इसकी जर्नल फॉर्म है ना। तो ऐसे आपके पास ये आगे से आगे जाता है, तो आपके पास लास्ट जो टर्म आती है वो आती है AN। कौन सी आती है, AN। तो AN है, तो फर्स्ट टर्म तो आएगी ही, और हम क्या करते हैं, जैसे 6 में से 1 माइनस किया, तो यहाँ पे n है, तो n में से 1 माइनस कर देंगे, तो n माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे d से, तो आपके पास ये आ जाएगी इसकी लास्ट टर्म या nth टर्म, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की आपके पास कौन सी टर्म आ गई, ये nth टर्म। ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पे छोटी सी बात है, उसको ध्यान से समझना। जैसे A6 था, ये A6 नंबर की टर्म है, तो आप अगर फिफ्थ टर्म निकालते हो, तो ये जो फिफ्थ टर्म है उसको A6 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या हम, यानी 6 में से 1 माइनस किया तो A5 आया। सेम ऐसे देखो, ये अगर n नंबर की टर्म है, तो इसके जस्ट जो प्रीसीडिंग टर्म है वो हमें निकालनी हो, तो हम क्या कहेंगे, A n माइनस 1। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म तो आएगी आएगी, और हम क्या कहेंगे, n माइनस 1, यहाँ पे जो लिखा होता है ना नंबर n माइनस 1, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, d। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके आपके पास क्या, -2 बना देंगे क्या। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेसिकली हम बोलेंगे n माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 2, और साथ में आएगा d। ठीक है, ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे मुझे इसकी प्रीसीडिंग टर्म चाहिए, तो मैं कहूंगा n माइनस 2 हो जाएगा, है ना, a n माइनस 2, तो a प्लस n माइनस 2 में से 1 माइनस करोगे तो n माइनस 3 और d। ऐसे आप कितनी ही टर्म निकाल सकते हो, हमारे लिए तो ये टर्म जरूरी है, और फर्स्ट टर्म जरूरी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को एक बार में सही सही लिखूं, तो मैं इस सीक्वेंस को ऐसे लिख सकता हूं, इसको आप नोट कर लेना, है ना। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म होती है a, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म अगर मैं लिखूं तो a प्लस 4d। फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, a प्लस 4d, और ऐसे ही आपके पास चलेगा। और लास्ट टर्म अगर मैं ए nth टर्म लिखूं, तो वो होगी a प्लस n माइनस 1d। ठीक है क्या, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा आपके पास, ये एक सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस है जो किसमें है, एपी के अंदर है। समझ में आ गई। और एक ऐसा ही प्रोग्रेशन या एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी nth टर्म को हम कोई भी फॉर्मूले से बता पाए,
तो वो आपके पास AP होती है। ये डेफिनेशन अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो आपके पास हम इस टर्म को AN से बता पा रहे हैं। क्या समझ में आ गई क्या बात? तो छोटी छोटी बात इसमें जो नोट करने लायक है वो है आपके पास A हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म। A सिंबल ध्यान रखना किसका है? फर्स्ट टर्म का है। D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो आपके पास ऐड हुआ है ना इनमें D, ये जो D बार बार ऐड हुआ है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इतनी बात क्लियर है? तो आप एक फॉर्मूले को और ध्यान रखना, अभी तक हमने nth टर्म का फॉर्मूला ड्राइव किया है। देखो हमने कुछ भी रट्टा नहीं मारा है, कुछ भी याद नहीं किया है, हमने चीजों को ड्राइव किया है जैसा वो बन सकता है। ठीक है, और हमने एक प्रोग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डी फाइंड करना हो तो डी आप कैसे निकाल रहे हो? देखो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपने ली, जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करता हूँ तो सेकंड टर्म में मेरे पास a प्लस डी, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया a यानी फर्स्ट टर्म, तो आपके पास a से a कैंसिल हो जाएगा और d आ जाएगा क्या? तो अगर मुझे d निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देता हूँ। यानी आप किससे कहीं से भी निकाल सकते हैं। A2 में से A1 माइनस कर दोगे तो भी D आएगा, A3 में से A2 माइनस करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा? D आएगा। ठीक है ना? कोई भी टर्म A4 में से A3 माइनस करोगे या आप A10 में से A9 माइनस करोगे, कोई भी टर्म आप माइनस करो तो आपके पास हमेशा क्या आएगा? D आएगा। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ डी का, यानी आपको अगर डी चाहिए तो आप ऐसा बोल सकते हो, ए एन जो टर्म होगी ये तो सक्सीसर टर्म है, इसकी प्रीसीडिंग टर्म कौन सी होगी? तो ए एन माइनस वन, है ना, जो इससे एक कम होगी। जैसे ये 5 है एन की वैल्यू, तो A5, और यहाँ पे आप 5 पुट करोगे तो A4, यानी फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस कर देंगे। होप ये आप समझ गए मेरी बात को। और यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्मूला और बन गया जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डी। ये फॉर्मूला किस चीज का हो गया आपके पास? डी। डी यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला। ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ये चीजें बहुत जरूरी है, इनको ध्यान में रखना है। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम ए हमेशा, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी बोलेंगे, और डी का ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला आप कहीं से भी निकालो, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं अब nth टर्म ऑफ एन एपी, जर्नल फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म। अभी अभी हम बना के आए हैं, एक सीक्वेंस हमने लिखा था, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना? तो ये जो टर्म्स हैं आपके पास इनको ध्यान रखना, ये क्या है आपके पास? टर्म्स। जैसे ये है आपके पास, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, आपके पास ये है A1, ये है A2, A3 टर्म, A4 टर्म। तो 1 आता है तो D नहीं आता, 0। 2 है तो 1 टाइम D, 3 है तो 2 टाइम D, 4 है तो 3 टाइम D, A5 होता तो आप कहते A4D, और ऐसे ही आप AN होता आपके पास तो आप कहते A प्लस N माइनस 1D। तो आपके पास nth टर्म का जो फॉर्मूला बना वो हमारे पास क्या? A प्लस N माइनस 1 और D बन गया। क्या पढ़ लिया है हमने फॉर्मूला? मैंने आपको पूरा बता दिया है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। बार बार ये चीजें आएगी और बार बार अगर आप इनको करोगे तब ये कंसेप्ट क्लियर हो पाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? कोई ऐसे नहीं है भी आपने एक बार देख लिया और आपका काम हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीजें समझ में आती है अच्छे से। तो मुझे बताओ आप, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई क्या? जर्नल फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा आपके पास है 7, 14 और आपके पास 21, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। इसकी मुझे आप बता दो 10th टर्म, कौन सी टर्म बता दो? 10th टर्म। तो आप कहोगे इस फॉर्मूले में आपके पास 4 वेरिएबल है, कौन कौन से? एक वेरिएबल तो है an, एक है आपके पास a यानी फर्स्ट टर्म, एक है आपके पास n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स, और d आपके पास क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो ध्यान रखना a आपके पास होता है फर्स्ट टर्म, अभी मैंने ऊपर लिखा था, मैं फिर लिख रहा हूँ ताकि बार बार मैं बोलता हूँ वो बात आपके दिमाग में जाए और आपको ये याद रहे, इसीलिए n आपके पास होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ
टर्म्स। डी आपके पास होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और हमने कहा ए एन, ए एन को हम बोलते हैं nth टर्म। क्या से टर्म? nth टर्म। तो आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ पे इस सीक्वेंस को, अगर इस एपी को हम देखते हैं तो क्या क्या चीजें आपके पास? तो आप बोलोगे ए, फर्स्ट टर्म है आपके पास 7। डी, डी कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जैसे सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो 14 माइनस 7 यानी 7 आ जाएगा आपके पास डी। एन, एन आपको दे रखा है टेंथ टर्म दे रखा है, और हमें ए एन यानी 10th टर्म निकालनी है, तो ए एन हमें निकालना है। तो पुट कर देंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, ए एन हमें निकालना है, तो ए एन, ए की जगह आप लिखोगे 7, है ना, प्लस में एन की जगह हम 10 लिखेंगे -1, और डी की जगह हम लिख देंगे 7। तो मुझे बताओ, आप इसको सोल्व करोगे तो 7 और प्लस 10 -1 होता है आपके पास 9, और मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमें क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और प्लस 63, यानी आपके पास आ गया 70। यानी इस सीक्वेंस की जो आपके पास 10th टर्म होगी वो कौन सी आ जाएगी? 70 आ जाएगी, जिसको हम ए एन या nth टर्म बोलेंगे। ठीक है क्या? क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको? ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम 10th टर्म निकाल रहे हैं तो हम इसको A10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A10। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं हम, ये फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। अब हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म का सम हम कैसे निकालते हैं। ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पे कर लिया। तो बेसिकली आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूंगा ये फॉर्मूला बना कैसे। एक बार इस फॉर्मूले को देखना। सम को हम लिखेंगे एस एन से। किससे लिखेंगे? एस, एस के साथ में एन लिखेंगे। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म को बताता है, और एस सिंबल है वो सम को बताएगा ना, सम। ठीक है, एन बाई टू। क्या लिखेंगे? एन बाई टू। और मुझे यहाँ पे आएगा 2a प्लस में n-1, और आपके पास साथ में आएगा d। ये आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो सम का है। ये कैसे बना फॉर्मूला अभी अभी हम देखेंगे। आप एक बार इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। इसी फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं, और आप देखना थोड़ा सा मेरे साथ में चीजों को। आपके पास लिखा हुआ है एस एन, एन बाई टू। क्या मुझे बताओ आप थोड़ा सा, अभी यहाँ पे आपके पास 2a लिखा है, तो इस 2a को क्या मैं a प्लस ए और n-1 लिख सकता था क्या? और साथ में d आपके पास है। ये जो 2a है, बस मैंने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया अलग अलग। तो यहाँ पे आपके पास एस एन, एन बाई टू ए, और ये जो आपके पास a, ये इस फॉर्मूले को देखो, a प्लस n-1 d लिखा है क्या? और ये फॉर्मूला अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। आप बताओ मुझे किसका होता है? बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला किसका है? nth टर्म का, a n का फॉर्मूला, a प्लस n-1 d। तो क्या मैं इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे इस पूरे की जगह पे a n से, nth टर्म से। तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया, जिसको हम बोलेंगे ए एन, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। ये भी आपके पास सम ऑफ टर्म्स का है, एन टर्म्स के सम का। ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले को हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, एस एन एन बाई टू। इसी फॉर्मूले को बोल रहे हैं एस एन एन बाई टू, और यहाँ पे आप लिख दोगे फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है ना, ये आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूला है, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे अभी अभी एक एग्जांपल करते हैं। अभी अभी हमने एक सीक्वेंस देखा था 7, 14, 21, और ऐसे चल के हमारे पास लास्ट इसकी जो 10th नंबर की टर्म थी वो आपके पास आ गई थी 70, इस सीक्वेंस की, है ना। इसको सही से लिख देता हूँ। इसकी जो 10th टर्म थी वो कितनी आई थी हमारे पास? 70 आई थी। ठीक है, तो इसका अगर आपको सम निकालना है 10 टर्म का, तो आप उसको S10 बोलोगे। क्या बोलोगे? S10। और S10 में देखो, आपको फर्स्ट टर्म पता है A, और लास्ट टर्म पता है 70। तो हम Sn की जगह तो 10 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, फर्स्ट टर्म 7 और लास्ट टर्म आपके पास है 10, 70। तो आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट किया 5 टाइम, तो 5
और इनको ऐड कर दिया तो 75, और मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, सारे के सारे आप 10th क्लास में हो, तो आप इसको क्या बोल दोगे, तो सॉरी ये 5 के साथ क्या बोल देंगे हम इसको, 5 नहीं आएगा ना, अब मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 385, 385 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे ये कैसे आया, आप चिंता मत करना। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं, पहला ए एन का, दूसरा मैंने डी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिखवाया है, तीसरा मैंने एस एन है ना सम निकालने का फॉर्मूला, और चौथा इसी सम निकालने के फॉर्मूले से हमने इसको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पे बनाया है। इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल होते हैं, तो इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल है आपके पास, एक तो है एस एन है ना सम, एक है एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, एन आपके पास क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स ही हुई ना, और डी आपके पास है, तो 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है, हमेशा 4 में से 3 वेरिएबल आपको देगा और एक कोई भी वेरिएबल आपसे पूछेगा। वेरिएबल का मतलब इनकी वैल्यू ही है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना, इसलिए इनको हम वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना भी वेरिएबल मतलब ये क्या, वेरिएबल की क्यों बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ, और एक फॉर्मूला मैं आपको 4 के बाद में जो 5th नंबर फॉर्मूला है, ये बोनस फॉर्मूला है, ये हमारे बहुत काम आएगा। उस फॉर्मूले को बोलते हैं ए एन, जो है वो आपके पास एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला कैसे बना, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। मैं अभी यहाँ पे लंबा नहीं करना चाहता इस क्लास को, नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाता, लेकिन हम इसको बाद में समझेंगे सारे को क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। लास्ट इसका कंसेप्ट आता है आपके पास अर्थमेटिक मीन, क्या आता है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ये कहना चाह रहा है भी इफ देयर 3 टर्म्स ए बी सी आर इन एपी, लाइक 3 टर्म्स आपके पास एपी में है, मैंने लिखा 5 10 और 15, 3 टर्म्स हैं और एपी के अंदर है। एपी का हमें कैसा पता चलता है, तो एपी में आपके पास जो कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो सेम रहता है, तो यहाँ पे देखो दोनों के अंदर डी क्या है आपके पास 5 कॉमन है, तो ये एपी में है। तो बेसिकली हम कहते क्या हैं, जो एक्सट्रीम टर्म्स है यानी ए सो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है इसकी, एपी में 3 टर्म्स है ना, तो अगर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें और उसको हम हाफ कर दें, तो आपके पास जो सेकंड टर्म है वो आ जाती है, यहाँ से ये सेकंड टर्म आ जाएगी 10। देखो 20 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10, तो इस 10 को ही हम क्या बोलेंगे अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। समझ में आ गई क्या, जिसको हम ए एम से लिखते हैं, ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। बेसिकली इसको लिखते ऐसे हैं, इफ ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, तो आप कहोगे भी अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो वो a प्लस सी डिवाइड बाई 2 होगा, जो कितना आएगा, तो इनके जो बीच में टर्म है वो आएगी, तो उसको हम बोलेंगे b। क्या समझ में आ गई क्या इतनी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो इस पे आता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, वो आपको बोलेगा 3k प्लस 5 2k माइनस 7 2k माइनस 7 और आपके पास k प्लस 5, ये जो 3 टर्म्स हैं आर इन एपी, आर इन एपी, ये एपी के अंदर है, तो फाइंड के, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, तो के फाइंड करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है भी जब ये 3 टर्म्स एपी में हो तो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन होता है यानी 2k माइनस 7 जो है वो अर्थमेटिक मीन होगा, जिसको हम एक्सट्रीम टर्म्स यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये मिड टर्म आ जाती है इनकी, तो ये मिड टर्म रही। अब 2 डिवाइड में 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करना, तो 4k माइनस 14, और अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास 4k और प्लस में आ जाएगा 10। देखो k की वैल्यू मैंने खुद ऐसे ही अपने मन से क्वेश्चन लिखा है, तो k आपके पास थोड़ा सा अलग आ गया है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। सपोज करो आपके पास यहाँ पे 2k है, कितना है 2k, तो यहाँ पे 2k होता तो आप इसको बोलते 5k, ठीक है 5k। तो 4k को उधर ले जाके माइनस करेंगे राइट साइड में, तो 4k राइट में, और आप इसको 10 को ले आओ लेफ्ट में,
तो 10 लेफ्ट में आएगा तो प्लस का, तो -24 इक्वल टू में के, तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -24। ठीक है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आता है आपके पास। ये इतनी जो मैंने आपको बात बताई वो आपके पास इसकी थ्योरी है, थ्योरी का पार्ट है पूरा का पूरा। अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं आपके पास भी इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो कुछ इंस्टॉलमेंट, मंथली सेविंग या इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली कमर्शियल मैथमेटिक्स टाइप। फिर आपके पास सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह, और ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे सीट्स को लेकर के, ऑडिटोरियम में कुछ सीट है, केस स्टडी बेसिकली इसमें लास्ट ईयर एक आई थी इस चीज को लेकर के, उसको हम पढ़ेंगे, है ना। कुछ मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन जो हमारे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम केस स्टडी PYQs ही करेंगे, ध्यान रखना। मैं आपको NCERT के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, NCERT के क्वेश्चन हम आप मुझे बताओगे तो करवा देंगे, है ना कभी। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, 2025 के अंदर जो आपके पास 6 पेपर के सेट बनते हैं, और 6 जो पेपर के सेट है बेसिक के, और 6 सेट है आपके पास किसके, स्टैंडर्ड के, इन दोनों को मर्ज करेंगे, और इन दोनों से जो भी आपके पास PYQs आए हैं, PYQs जिसमें आपके पास MCQs भी हैं, जिसमें आपके पास केस स्टडी भी है, और जिसमें आपके पास अदर क्वेश्चन भी है ना, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे 1 बाय 1। ज्यादा लेंथी क्लासेस नहीं करेंगे, हमारी क्लासेस होगी 45 मिनट्स के अराउंड। ठीक है, कोशिश करूंगा 45 मिनट्स के अराउंड रहे। आप इसका जो भी आज हमने पढ़ा इसके नोट्स जरूर बनाना, और नोट्स में मेनली फॉर्मूला लिखना। ठीक है ना, फॉर्मूला सारे के सारे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून, है ना, PYQs के साथ में, PYQs ऑफ AP के PYQs के साथ में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से पढ़ाई करो और आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखो।